तो स्टूडेंट्स ये आज का जो सेशन है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी आदि का प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए अभी मैं शुरू कर रहा हूँ वोकैबुलरी का सेशन, फिर मैं ग्रामर का सेशन भी शुरू करूँगा, लेकिन आज का जो सेशन है हमारा ये वोकैबुलरी का सेशन है। और आपने सुना होगा एच.सी. हार्डविक का नाम है ना। ये देखिए एच.सी. हार्डविक की ये छोटी सी पुस्तिका है, इसका इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके सारे वॉल्यूम्स पर मैं काम करवाऊंगा, लेकिन आज मैं इस इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम को शुरू कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं, अगर आपके पास ये पुस्तक है तो आप इसे निकाल करके देखें, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप चाहें तो किसी भी बुक शॉप से इसे खरीद सकते हैं। तो ये हम इसका लेसन 1 शुरू करने जा रहे हैं। और देखो जरा लेसन 1 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि एलियन। सबसे पहला वर्ड क्या है? एलियन। आपने सुना होगा शब्द एलियन, मेरे साथ 1-2 बार रिपीट करो, एलियन एलियन एलियन। ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त है यहाँ। इसका अर्थ है विदेशी या अनजान, जिसे हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए अनजान है, किसी विदेश से आया हो, किसी दूसरे प्लेनेट से आया हो, हम उसे क्या कहते हैं? एलियन। चलो दूसरा है ब्रुक। ब्रुक का मतलब है बर्दाश्त करना, सहन करना। ब्रुक का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना या सहन करना। ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त है। कंसोल। कंसोल का मतलब है सांत्वना देना या धीरज देना। देखो याद रखना, कंसोल का मतलब सांत्वना देना या धीरज देना। चलो अगला है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब है षड्यंत्र करना। कॉन्स्पायर का अर्थ क्या है? षड्यंत्र करना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र करता है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं कॉन्स्पायर। अगला है एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब है महल, भवन। जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, महल हैं, उनके लिए क्या प्रयोग करते हैं? एडिफाइस। क्या बोलेंगे? एडिफाइस। इलैप्स का मतलब है बीत जाना। कहते हैं ना कि 2 घंटे बीत गए हैं, तो हम क्या प्रयोग करेंगे कि 2 hours have passed बोलते हैं, लेकिन उसके बदले में प्रयोग करेंगे 2 hours have elapsed। चलो तो आपने देख लिया एलियन का मतलब क्या है? विदेशी या अनजान। ब्रुक का मतलब है बर्दाश्त करना या सहन करना। कंसोल का मतलब है धीरज देना या सांत्वना देना। कॉन्स्पायर का मतलब है षड्यंत्र करना। एडिफाइस का मतलब है महल या भवन। इलैप्स का मतलब बीत जाना। तो चलो देखें अगला, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है भव्य, है ना। एलिगेंट भव्य। एक्सप्लॉइट वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है, नाउन के रूप में भी प्रयुक्त होता है। जब अगर ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसका अर्थ होता है शोषण करना। क्या बोलते हैं? शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। लेकिन जब नाउन के रूप में प्रयुक्त करते हैं ना, तब इसका प्रयोग होता है इस अर्थ में, कारनामा के अर्थ में, पराक्रम के अर्थ में। जैसे कहते हैं ना द एक्सप्लॉइट्स ऑफ श्री राम, मतलब श्री राम के कारनामे, श्री राम के पराक्रम, इस रूप में प्रयोग हुआ। आइए मैं भी बताऊंगा, सबका प्रयोग भी बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले हम इन वर्ड्स का अर्थ जान लेते हैं। चलिए, इंपेरेटिव का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इंपेरेटिव का क्या अर्थ है? महत्वपूर्ण। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला लेगेसी। लेगेसी का मतलब है पैतृक संपत्ति। लेगेसी का मतलब पैतृक संपत्ति, जो पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है, हम उन्हें कहते हैं लेगेसी। लर्व, LURK, लर्व का मतलब है घात लगा करके बैठना। ऐसा देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति किसी सड़क के किनारे किसी जगह पर घात लगाकर बैठे हुए है, इंतजार कर रहा है कि आने दो उससे मारूंगा। या फिर कोई शेर अपने शिकार की तलाश में कहीं पर झाड़ी के पीछे जंगल में घात लगा करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे लर्व। अगला है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन काल का। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन काल का। अगला है रिक्वायर्ड। क्या है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है पीछे हटना। देखिए जैसे मैं पीछे हट गया,
है ना। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का अर्थ हुआ पीछे हटना। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस का प्रयोग है यहाँ छुटकारा के अर्थ में, मुक्ति के अर्थ में। किस अर्थ में है, छुटकारा के अर्थ में, मुक्ति के अर्थ में है। लेकिन डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है वितरण। डिलीवरी का मतलब है वितरण। जैसे हम कहें कि आज दूध का वितरण नहीं होगा, है ना, दूध की डिलीवरी नहीं होगी, है ना, इस अर्थ में प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है ह्यूमन। ह्यूमन का प्रयोग नाउन के रूप में अगर देखते हैं तो इसका अर्थ है मानव। अगर ह्यूमन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में देखते हैं तो इसका अर्थ होता है मानवीय। और ह्यूमेन, ह्यूमेन का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये दयालु के अर्थ में प्रयोग होता है या कोमल के अर्थ में प्रयोग होता है। याद रखना, ह्यूमन और ह्यूमन दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन एक ह्यूमन का प्रयोग होता है मानवीय के रूप में, और जो दूसरा ह्यूमन है वो कोमल के अर्थ में प्रयोग होता है, दयालु, दयालु के रूप में प्रयोग होता है। तो आपने इन वर्ड्स का अर्थ तो देख लिया है, लेकिन हो सकता है कि आप इनके अर्थ को भूल जाएं। लेकिन यदि आप इन्हें चंक्स के आधार पर याद रखने की कोशिश करते हैं, चंक्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप बना बना करके याद रखने की कोशिश करेंगे तो शायद ये हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो चलो देखते हैं इस तरीके को, आप इसे फॉलो करें। देखो आपका फर्स्ट वर्ड था एलियन, यही था ना। एलियन का मतलब क्या बताया, विदेशी। तो देखो इसको जोड़ दो एक नाउन से, क्योंकि एलियन यहाँ एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त है। तो एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब हमने बताया जहाज। क्राफ्ट का मतलब क्या है, जहाज। एलियन क्राफ्ट का मतलब है विदेशी जहाज। बोलो क्या हुआ, एलियन क्राफ्ट का मतलब विदेशी जहाज। ये जो क्राफ्ट है ना वो पानी वाले जहाज के लिए भी प्रयोग होता है और हवाई जहाज के लिए भी प्रयोग होता है, दोनों के लिए। तो एलियन क्राफ्ट का मतलब विदेशी जहाज, याद रखना। बोलो एलियन क्राफ्ट, दो तीन बार याद रखो, बोल करेंगे एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट। चलो एट द मुंबई सी पोर्ट, याद रखो, एट द मुंबई सी पोर्ट, मुंबई सी पोर्ट पर, मुंबई बंदरगाह पर वी में सी हम लोग देख सकते हैं द एलियन क्राफ्ट्स, विदेशी जहाजों को। क्या देखा, एट द मुंबई सी पोर्ट वी में सी द एलियन क्राफ्ट्स। सेंटेंस को भी एक दो बार रिपीट करो, इसके आधार पर भी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कई तरीके होते हैं अंग्रेजी सीखने के। देखो एट द मुंबई सी पोर्ट, एट द मुंबई सी पोर्ट वी में सी द एलियन क्राफ्ट्स। मुंबई सी पोर्ट पर, मुंबई बंदरगाह पर हम लोग देख सकते हैं एलियन क्राफ्ट्स को, यानी विदेशी जहाजों को। याद हुआ, ओके। दूसरा है ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है सहन करना। देखो ब्रुक द वेनमस वर्ड्स, ब्रुक का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। और वेनमस का मतलब होता है जहरीला, पॉइजनस। ब्रुक द वेनमस वर्ड्स मतलब है जहरीले शब्दों को सहना। अब जहरीले शब्दों कहने का क्या मतलब है, कठोर शब्दों को सहना। तो जहरीले या कठोर शब्दों को सहना, ये क्या कहलाएगा, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स। ओके, एक सेंटेंस देख लो। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, मे नॉट ब्रुक, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, माय वेनमस वर्ड्स, मेरे जहरीले शब्दों को। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, मे नॉट ब्रुक, सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, माय वेनमस वर्ड्स, मेरे जहरीले शब्दों को, मेरे कठोर शब्दों को। इस अर्थ में प्रयोग है। तो आपने क्या देखा, एलियन क्राफ्ट मतलब विदेशी जहाज। ऐसे याद रखना, एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट, एलियन क्राफ्ट, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स, ब्रुक द वेनमस वर्ड्स। ऐसे ही प्रयोग करना, याद रहेगा। चलो तीसरा है कंसोल योर फ्रेंड। अब देखो कंसोल का मतलब मैंने देखा सांत्वना देना, धीरज देना। तो आप क्या बोले, कंसोल योर फ्रेंड मतलब क्या होगा, अपने मित्र को धीरज दो, अपने मित्र को सांत्वना दो। एक सेंटेंस में देख लो,
if your friend is reeling under the dire consequences, क्या हुआ? If your friend, यदि तुम्हारा दोस्त is reeling under the dire consequences, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, विकट परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, you must try to console him. तुम्हें उसे कंसोल करने की, तुम्हें उसे धीरज देने की, सांत्वना देने की अवश्य कोशिश करनी चाहिए। एक सेंटेंस मेरे साथ बोलो, यही सेंटेंस फिर से बोलो। If your friend is reeling under the dire consequences, बोलो, if your friend is reeling under the dire consequences, you must try to console him. You must try to console him. You must try to console him. ठीक है, चलो अगला कॉन्स्पायर हमने देखा था। कॉन्स्पायर का मतलब बोलो षड्यंत्र करना, षड्यंत्र रचना, बताया है ना। कॉन्स्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कॉन्स्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट मतलब सरकार के खिलाफ कॉन्स्पायर करना, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना। कॉन्स्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कॉन्स्पायर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। Some depraved people are conspiring against the government. Some depraved people are conspiring against the government. देखो depraved का क्या अर्थ है? depraved का अर्थ है पथभ्रष्ट लोग, वैसे लोग जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनके लिए प्रयोग होता है depraved। लेकिन अगर कहूं deprived, देखो अंतर समझ लो, depraved और deprived में क्या अंतर है? deprived का मतलब है वंचित लोग, हाँ, जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स की पूर्ति करने के लिए भी चीजें नहीं है, तो वैसे लोगों को कहते हैं डिप्राइव्ड। हमने आगे प्रयोग किया उसका। Some depraved people are conspiring against the government. कुछ डिप्रेव्ड लोग, कुछ पथभ्रष्ट लोग are conspiring, conspire कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं against the government, सरकार के खिलाफ। चलो फिर एलिगेंट एडिफिस। एलिगेंट का मतलब क्या बताया? बोलो क्या बताया? एलिगेंट का मतलब भव्य, नहीं बताया? एलिगेंट का मतलब भव्य। और एडिफाइस, एडिफाइस का मतलब महल, बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अट्टालिकाओं के लिए प्रयोग करते हैं एडिफाइस। एलिगेंट एडिफाइस का मतलब है भव्य महल, एलिगेंट एडिफाइस का मतलब भव्य महल। देखो एक सेंटेंस, मिस्टर रॉय लिव्स, मिस्टर रॉय रहते हैं इन एन एलिगेंट एडिफाइस। मिस्टर रॉय एक एलिगेंट एडिफाइस में रहते हैं, एक भव्य महल में रहते हैं। यही हुआ ना, मिस्टर रॉय लिव्स इन एन एलिगेंट एडिफाइस। अगला एक्सप्लॉइट का मतलब है शोषण करना, एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना। देखो ये वर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये शोषण करना अर्थ है, लेकिन अगर नाउन के रूप में अगर इसका प्रयोग होता है तो इसका क्या अर्थ बताया? पराक्रम। क्या बोला है? पराक्रम, कारनामे, इस अर्थ में प्रयोग होता है। सेंटेंस देखो जब वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो सम लीडर्स, कुछ नेतागण एक्सप्लॉइट देयर फॉलोअर्स, कुछ नेतागण अपने फॉलोअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने अनुसरण करने वालों को ही एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी शोषण करते हैं। चलो अगला एक्सप्लॉइट जब नाउन के रूप में प्रयुक्त होगा तो क्या अर्थ होगा? ये तो वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। कैसे पता चला? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया तो ये वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। अब देखो यहां नाउन के रूप में भी सबसे पहले सब्जेक्ट की तरह काम कर दी एक्सप्लॉइट्स ऑफ श्रीराम, या नाउन के रूप में प्रयोग किया दी एक्सप्लॉइट्स ऑफ श्रीराम, श्रीराम के एक्सप्लॉइट्स, श्रीराम के पराक्रम। यहां एक्सप्लॉइट अब कैसे दी एस लग गया है, दी एक्सप्लॉइट्स ऑफ श्रीराम, श्रीराम के पराक्रम, इस अर्थ में प्रयोग है। अब एक सेंटेंस देख लो, the exploits of Sri Ram can be highly adored, मतलब श्री राम के पराक्रम की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की जा सकती है, खूब प्रशंसा की जा सकती है। The exploits of Sri Ram can be highly adored, बोलो the exploits of Sri Ram can be highly adored, the exploits of Sri Ram can be highly adored। अगला इंपेरेटिव वर्क, इंपेरेटिव का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपेरेटिव का मतलब महत्वपूर्ण, इंपेरेटिव वर्क मतलब महत्वपूर्ण कार्य, इंपेरेटिव वर्क मतलब महत्वपूर्ण कार्य बोल सकते हैं, इंपेरेटिव वर्क, इंपेरेटिव ड्यूटी। ठीक है,
एक सेंटेंस में प्रयोग करो, इट इज एन इम्पेरेटिव ड्यूटी, इट इज एन इम्पेरेटिव ड्यूटी, मतलब यह एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, टू हेल्प द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, टू हेल्प मतलब मदद करना, इट इज एन इम्पेरेटिव ड्यूटी, यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, टू हेल्प मदद करना किसकी, तो द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के डिप्राइव्ड लोगों के। मैंने अभी बताया डिप्राइव्ड का मतलब वंचित लोग और डिप्राइव्ड मतलब पथभ्रष्ट लोग, तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, यह एक महत्वपूर्ण ड्यूटी है, कर्तव्य है, टू हेल्प मदद करना द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के डिप्राइव्ड लोगों की, समाज के वंचित लोगों की। ठीक है, तो नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है, पैतृक संपत्ति, हमने देखा है। तो इसको इस प्रकार याद रखो, रिसीव वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी। क्या बोलोगे, रिसीव वेल्थ, रिसीव वेल्थ, रिसीव वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, रिसीव वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी मतलब क्या होगा, पैतृक संपत्ति के रूप में धन प्राप्त करना, हाँ, धन को रिसीव करना, रिसीव वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, पैतृक संपत्ति के रूप में धन प्राप्त करना। ठीक है, चलो सेंटेंस में देख लो, राहुल इनहेरिटेड, राहुल इनहेरिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी। राहुल ने इनहेरिट किया, इनहेरिट का मतलब होता है पूर्वजों से चीजों को प्राप्त करना, वो इनहेरिट कहलाता है। मतलब पूर्वज जो छोड़कर चले गए उसे जो अपने आप जो प्राप्त कर लेता है अधिकृत व्यक्ति, वो क्या है, इनहेरिट। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं शब्द इनहेरिट। तो राहुल इनहेरिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, राहुल ने इनहेरिट किया मतलब पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त किया क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ मतलब धन की बहुत ही ज्यादा राशि, बहुत ज्यादा राशि, इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, लेगेसी के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में। राहुल इनहेरिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, राहुल इनहेरिटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी। अगला, लर्क अलोंग द हाईवे। लर्क का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, छिप करके बैठना। तो लर्क अलोंग द हाईवे, अलोंग का प्रयोग कब करते हैं, देखो ये पुल है, अगर हमें इस पुल को पार करना है, पुल को कैसे पार करोगे, ऑब्वियस है कि हम ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि हम इधर से आएंगे, नहीं, ये पुल है और इसके नीचे तो गैप है, या फिर हम इधर से आएंगे तो ऐसे आएंगे, देखो, तो इसके किनारे किनारे चलेंगे ना, इसके किनारे, रोड के किनारे किनारे चलेगा ना, पुल को क्रॉस करना है तो, पुल को पार करना है तो अगर हम इसके सिद्ध में किसी भी पॉइंट के सिद्ध में, देखो यहां इसके सिद्ध में अगर हम यात्रा करते हैं, चलते हैं, तो हम उसे कहते हैं अलोंग। हमें क्या बोलना है, अलोंग। लेकिन देखो ये लॉन्ग चल रहा है, अलोंग चल रहा है ना, इसके सिद्ध में, इसके सिद्ध में चल रहा है, ठीक है, अलोंग। लेकिन अगर हम सीध में ना चल करके इस तरह से क्रॉस करते हैं, ऐसे क्रॉस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अक्रॉस। हम इसे क्या बोलेंगे, अक्रॉस। अब बताओ कि रोड को, सॉरी, ये पुल को अगर किसी को पार करना है तो उसके लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे कि अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। ऑब्वियस है अलोंग का करेंगे, क्योंकि अगर हम अक्रॉस प्रयोग करेंगे, अगर हम इस तरह से पुल को पार करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उधर गैप है और इधर भी गैप है, तो उधर से आएगा और इधर किसी नीचे खाई में गिर जाएगा,
ऐसा तो नहीं है ना इधर से कोई आएगा, वो सुपर नेचुरल पावर उसके पास है। तो रोड को पुल को क्रॉस करने के लिए कोई जाएगा तो along जाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई नदी पार करेगा तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, across का प्रयोग करेंगे। मैं preposition में इन सारी चीजों को बताऊंगा, लेकिन चलो अभी देखो। अब प्रश्न है यहाँ ये क्या है, lurk along the highway, है ना, हमने ये देखा ना, lurk along the highway। आगे क्या भी है हाईवे, तो हाईवे के किनारे, किनारे में यहाँ पर बैठा हुआ है, छिप करके बैठा हुआ है, घात लगा करके बैठा हुआ है। तो lurk along the highway का मतलब हुआ किसी हाईवे के किनारे घात लगा करके बैठना, छिप कर बैठना, किसी उच्च मार्ग के किनारे घात लगाकर या छिप कर बैठना, हो जाएगा lurk along the highway। अगला, the terrorists were lurking along the highway। जो टेररिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, वो lurking along the highway, हाईवे के किनारे, है ना, उच्च मार्ग के किनारे घात लगाकर बैठे हुए थे, छिप करके बैठे हुए थे। आतंकवादी लोग क्या किए हुए थे, उच्च मार्ग के किनारे, हाईवे के किनारे छिप करके बैठे हुए थे, घात लगा करके बैठे हुए थे। एक सेंटेंस तो ये हो गया। एक और सेंटेंस से समझने की कोशिश करो कि लर्क क्या है। इमेजिन द स्टोरीज दैट मस्ट लर्क इन द वॉल्स ऑफ दिस हाउस। इमेजिन करो, कल्पना करो उन स्टोरीज को, उन कहानियों की कल्पना करो, दैट मस्ट लर्क, जो कि छिपे हुए होंगे, इन द वॉल्स ऑफ दिस हाउस, इस घर की दीवारों में, जो कि इस घर की दीवारों में कहानियां छिपी होंगी, उन कहानियों को क्या करो, इमेजिन करो, कल्पना करो। तो ठीक है, याद हो गया। रिसीव वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ लेगेसी, लर्क अलोंग द हाईवे, याद रखना। चलो अगला, नेक्स्ट है प्रिमिटिव ड्वेलर्स। प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन काल का, प्रिमिटिव का मतलब है प्राचीन काल का, और ड्वेलिंग्स का मतलब होता है रहने का स्थान। ड्वेलिंग्स का मतलब रहने का स्थान। तो प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स का मतलब है प्राचीन काल के लोगों का रहने का स्थान। ठीक है, प्राचीन काल के लोगों का रहने का स्थान क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स। बोलो क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव ड्वेलिंग्स। तो देखो, some primitive dwellings were discovered in this village। some primitive dwellings, कुछ primitive dwellings मतलब कुछ प्राचीन काल के लोगों के रहने के स्थान, मानिए उसके घर वगैरह, पुराने प्राचीन काल के लोगों के कुछ घर वगैरह, रहने के स्थान वगैरह पाए गए हैं किसी गांव में, इसलिए हम प्रयोग किया है some primitive dwellings। कुछ primitive dwellings खोजे गए हैं, पाए गए हैं, कहां, तो इन दिस हाउस, इन दिस विलेज मतलब इस गांव में। Some primitive dwellings were discovered in this village, मतलब इस गांव में कुछ primitive dwellings को खोजे गए हैं, कुछ प्राचीन काल के लोगों के रहने के स्थान को ढूंढे गए हैं, खोजे गए हैं। चलो अगला है recoil in horror। अब देखो recoil का मतलब क्या बताया कि पीछे हट जाना। अब एक एग्जांपल से समझो। एक व्यक्ति है जिसने अपनी वाइफ को कहा कि सुनो, इस कमरे में मत जाना, और ताला लगा दिया, और ताला लगा करके चाबी एक उचित स्थान पर रख दिया। अब उसकी वाइफ को लग रहा है पता नहीं इस रूम में क्या है, ताला लगा करके छोड़ दिए हैं, मना कर रहा है, तो बोल तो दे ठीक है नहीं रहना। लेकिन जैसे ही उसका पति बाहर गया, अब उसने क्या किया, चुपके से ताला खोला, और ताला खोल करके अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही अंदर झांका तो उसे किसी ऐसी चीज पर नजर पड़ गई कि वो चिल्लाते हुए पीछे हट गई। ठीक है, वो इतने हॉरर के साथ, इतने डर के साथ चिल्ला करके, इस तरह से चिल्ला करके पीछे हट गई। अब बताओ, वो पीछे
पीछे हटना किस अर्थ में प्रयोग हुआ? बोलो बोलो। रिकॉइल है ना, हंसी आ रही होगी आप। चलो, रिकॉइल इन हॉरर का मतलब क्या हुआ? डर के कारण, है ना, पीछे हट जाना। रिकॉइल का मतलब क्या हुआ? पीछे हट जाना। तो रिकॉइल इन हॉरर का मतलब है डर के कारण पीछे हट जाना, डर के कारण पीछे हट जाना। चलो एक सेंटेंस देखो, वी रिकॉइल इन हॉरर। वी रिकॉइल इन हॉरर का मतलब है हम लोग डर के कारण पीछे हट गए एट द साइट ऑफ हिज वुंडेड आर्म। एक आदमी है जिसके आर्म, जिसकी भुजा में चोट लग गई है, वो घायल हो गया है, और घायल आर्म को देखने के बाद हमें लगा, हमारे मन में कुछ ऐसा भाव जागृत हो गया कि हमें डर आ गया। तो वी रिकॉइल्ड इन हॉरर, हम लोग डर करके पीछे थोड़ी इस तरफ से। तो वी रिकॉइल्ड इन हॉरर, डर कर पीछे हट गए एट द साइट ऑफ हिज वुंडेड आर्म। उसके वुंडेड आर्म, उसके घायल आर्म, उसके घायल भुजा को देख करके हम लोग डर कर पीछे हट गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज को देख लेते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डर जाते हैं। चलो अगला, तो हमारा मकसद था सिखाना ये रिक्वायर क्या होता है। अगला एक और देख लो, ही रिक्वायर्ड फ्रॉम हर टच। अब एक आदमी वहां खड़ा है, किसी स्त्री ने, क्योंकि हमने हर का प्रयोग किया है इसलिए मैं बता रहा हूं, किसी स्त्री ने, किसी लड़की ने उसे पीछे से टच कर दिया। तो अचानक से वो डेलिकेट टच, वो सॉफ्ट टच जो उसे मिला, वो थोड़ा सा डर गया इस तरह से, ठीक है। तो he recoiled from her touch, उसके टच से, उसके छुअन से, उसके स्पर्श से वो क्या हो गया? पीछे की ओर हट गया, ठीक है। अगला, यूनिक साइट। यूनिक का मतलब है अनोखा, नॉट साइट। यूनिक स्टाइल मतलब है अनोखी शैली। यूनिक साइट भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल अनोखा दृश्य। तो यूनिक स्टाइल का मतलब है अनोखी शैली। देखो एक सेंटेंस देखो, My teacher has a unique style of teaching. क्या बोला? My teacher has a unique style of teaching. मेरे शिक्षक के पास क्या है? एक यूनिक स्टाइल है, एक अनोखी शैली है टीचिंग करने की, पढ़ाने की, ठीक है। My teacher has a unique style of teaching. Okay. Deliverance from the life cycle. Deliverance का मतलब होता है छुटकारा, या फिर बोल सकते हैं मुक्ति। डिलीवरेंस फ्रॉम द लाइफ साइकिल का मतलब है जीवन चक्र से मुक्ति। क्या बोलेंगे? जीवन चक्र से मुक्ति। देखो, दो लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, जबकि लाइफ जीवन बहुत सुंदर है, येट फिर भी सम पीपल वांट डिलीवरेंस फ्रॉम द लाइफ साइकिल। लेकिन फिर भी कुछ लोग डिलीवरेंस चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं फ्रॉम द लाइफ साइकिल, जीवन चक्र से। जीवन चक्र से, लाइफ साइकिल से कुछ लोग छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं कि चलो भाई हमारा कोई दूसरा जन्म ना हो। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि क्या करें। चलो, अगला, द डिलीवरी ऑफ मिल्क मतलब हुआ मिल्क की डिलीवरी। अभी तो हमने देखा डिलीवरेंस। डिलीवरी का मतलब होता है बंटवारा, वितरण, किसी के यहाँ कुछ चीज को डिलीवर करने जाते हैं, देने जाते हैं। तो द डिलीवरी ऑफ मिल्क मतलब दूध का वितरण। देखो, देयर विल बी नो डिलीवरी ऑफ मिल्क ऑन संडेज। ध्यान देना, मैंने संडे नहीं कहा, ऑन संडेज। क्या अंतर है इसमें? देयर विल बी नो डिलीवरी, कोई डिलीवरी नहीं होगी, कोई बंटवारा नहीं होगा, कोई वितरण नहीं होगा ऑफ मिल्क, दूध का, ऑन संडेज। ऑन संडे और ऑन संडेज में क्या अंतर है? देखो, अगर मैं कहूं ऑन संडे तो मतलब आगामी संडे की बात कर रहा हूं, आने वाले संडे को दूध नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कह दूं देयर विल बी नो डिलीवरी ऑफ मिल्क ऑन संडेज, मतलब किसी भी संडे को दूध नहीं मिलेगा।
संडे और संडेज में क्या अंतर है? ऑन संडे मतलब आने वाले संडे की बात करें, ऑन संडेज मतलब किसी भी संडे की बात करें। आने वाले जितने संडेज हैं उन सारे संडेज में दूध नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको मैसेज भेज दिया दूध वाले ने कि भैया देयर विल बी नो डिलीवरी ऑफ मिल्क ऑन संडेज। तो अगर आप इसका अर्थ न समझ पाए तो हो सकता है कि आप ये सोच लें कि अगले संडे को दूध नहीं मिलेगा, लेकिन अगले संडे को उसके बाद वाले संडे को तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है। इसलिए सही तरीके से अगर आप अंग्रेजी सीखेंगे तभी आप इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एक वर्ड छूट गया था, देखो जरा, इलैप्स। इलैप्स का मतलब है बीत जाना, है ना? इलैप्स का मतलब बीत जाना। 2 hours have elapsed, 2 घंटे बीत गए। इसके बदले प्रयोग करते थे 2 hours have passed, ये बोलते थे ना, लेकिन अभी आप प्रयोग करो 2 hours have elapsed, 2 घंटे बीत गए हैं। चलो अगला देखो, ह्यूमन। ह्यूमन का प्रयोग नाउन के रूप में प्रयोग होता है और एडजेक्टिव के रूप में भी। तो ह्यूमन का प्रयोग नाउन के रूप में, मानव के रूप में है। तो ह्यूमन नाउन के रूप में जब प्रयुक्त होगा तो एक सेंटेंस इस प्रकार से आता है, डॉग्स कैन हियर, कुत्ते सुन सकते हैं, मोर शार्पली देन ह्यूमंस। मतलब कुत्ते ह्यूमंस से ज्यादा शार्पली सुन सकते हैं, मनुष्यों से ज्यादा शार्पली सुन सकते हैं। चलो अगला देखेंगे, ह्यूमन नाउन एडजेक्टिव के रूप में तो देख लो, ह्यूमन राइट्स, मानव मुख्य अधिकार, मानवाधिकार। ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति। ह्यूमन सैक्रिफाइस मतलब मानवीय बलि या नरबलि प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमन स्मगलिंग मतलब मानव तस्करी, ये सब याद रखना। ह्यूमन स्मगलिंग मानव तस्करी। ह्यूमन रेस मानव प्रजाति, मानव जाति। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ ए डीटी गॉड मतलब डीटी गॉड के ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब उनके मनुष्य जैसे क्रियाकलाप या नरलीला कह सकते हैं, ईश्वर की नरलीला। एक सेंटेंस बनाकर के देख सकते हैं इसमें, इन द रामायण में वी सी, हम लोग देखते हैं द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ श्री राम। श्री राम के ह्यूमन ट्रीटमेंट was क्या कि ह्यूमन ट्रीटमेंट मतलब क्या? नरलीला, मनुष्य की लीला को देखते हैं। भगवान की लीला मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ती है। लेकिन देखो ह्यूमन HUMAN यहां नहीं है, बल्कि HUMANE है, ह्यूमन ट्रीटमेंट। अभी बताओ इस ह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब हमने बताया था काइंड, दयालुतापूर्ण। ह्यूमन ट्रीटमेंट का मतलब दयालुतापूर्ण व्यवहार। वी मस्ट शो, एक सेंटेंस देखो, वी मस्ट शो, हम लोगों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए, शो करना चाहिए क्या? ह्यूमन ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए ह्यूमन ट्रीटमेंट प्रदर्शित करना चाहिए, यानी काइंड ट्रीटमेंट, दयालुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो हमने देख लिया ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो ये थे हमारे सारे वर्ड्स जो कि हमने सीख लिए हैं। अब इसी के आधार पे इस पुस्तिका में एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और एक्सरसाइज बी है, हमने ये सब अभी ए भाग में देखा था। अभी बी में एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जरा मैं पढ़ता हूं, जरा सुनो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यों में अंडरलाइन, क्या कहा? अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट वर्ड है, जो सही वर्ड है, उसको अंडरलाइन कर दो। नीचे दिए गए जो प्रत्येक सेंटेंस है उन सारे सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड, जो करेक्ट वर्ड है, उसको क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। जैसे यहाँ डिलीवरेंस है और डिलीवरी है ना? डिलीवरेंस और डिलीवरी दोनों है। तो ये बताइए इसमें जो सही होगा उसमें क्या करना है? अंडरलाइन कर देना। तो देखो जरा, इसको मैं मिटाता हूं। द डिलीवरेंस या डिलीवरी ऑफ द मेल in this district is rather irregular। अर्थ हम जो सेंटेंस का the deliverance का मतलब हमने देखा है मुक्ति या छुटकारा, और डिलीवरी का मतलब है वितरण। अच्छा ये बताओ, किसी डिस्ट्रिक्ट में जो मेल है, मैसेज है, उसकी मुक्ति होगी या फिर उसका वितरण होगा? तो वितरण के लिए प्रयोग होगा ना, तो डिलीवरी का प्रयोग होना चाहिए ना। देखो
द डिलीवरेंस और डिलीवरी ऑफ द मेल इन दिस डिस्ट्रिक्ट, इस जिले में मेल की डिलीवरी ना, डिलीवरेंस है ना, मेल की डिलीवरी इज रादर इरेगुलर, थोड़ा अनियमित है, मतलब समय से नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहां डिलीवरी का प्रयोग होगा। वी बिलोंग टू अ सोसाइटी, हम एक ऐसे समाज से संबंध रखते हैं, which tries to ensure, जो कि सुनिश्चित, इंश्योर करना, सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। क्या सुनिश्चित करने की कोशिश करता है? The human treatment of animals की human treatment, अभी हमने सीखा था ना, human treatment की human treatment, ओके सर, यहाँ क्या होगा? human treatment यानी कि दयालुतापूर्ण व्यवहार, kind treatment। चलो अगला, when the shipwrecked sailors saw, shipwreck का मतलब है टूटे हुए जहाज, है ना, यहाँ पर टूटे हुए जहाज की बात कर रहा है। when the shipwrecked sailors मतलब टूटे हुए जहाज के सेलर्स ने, नाविकों ने, saw देखा, the airplane हवाई जहाज को देखा, they knew that, तो लोगों को पता चल गया कि डिलीवरेंस वाज एट हैंड की डिलीवरी वाज एट हैंड, कोई मैसेज डिलीवर करना है नहीं है, डिलीवरेंस मतलब उनका छुटकारा, यहाँ छुटकारा क्या है, या उनका छुटकारा एट हैंड है, एट हैंड का मतलब है काफी नजदीक। जैसे देखो, when the shipwrecked sailors, जब डूबे हुए नाव के नाविकों ने देखा the एयरप्लेन को देखा, हवाई जहाज को देखा, they knew that, तो उन लोगों को लग गया कि तब उन लोगों को पता चल गया कि डिलीवरेंस वाज एट हैंड, कि डिलीवरी वाज एट हैंड, डिलीवरेंस वाज एट हैंड। डिलीवरेंस का मतलब है मुक्ति के अर्थ में है, छुटकारा के अर्थ में है, लगा कि अब छुटकारा संभव है, अब नजदीक है, काफी नजदीक है। चलिए फोर्थ देखते हैं, the ashes of a fire can prove that human or humane being were not far away। अच्छा ये बताओ कि being का प्रयोग किसके साथ होगा, human के साथ कि humane के साथ? नहीं ना, human के साथ तो नहीं होगा ना, the human, देखो humane treatment, दयालुतापूर्ण व्यवहार, यहाँ kind के अर्थ में हुआ ना, तो ये बताओ being का प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? human के लिए ना, मानव जाति के लिए प्रयोग होगा ना। अर्थ समझो, the ashes of a fire camp, एक फायर कैंप के एसेस ने, राख ने ये साबित कर दिया कि मानव जाति वर नॉट फार अवे, वो दूर नहीं थे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इन सारे वर्ड्स को अपनी कॉपी में उतार लें और एक दो बार वीडियो को देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ जाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो भी देखेंगे। ये बस ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए। ग्रेजुअली एंड स्लेविशली यू विल फील कंफर्टेबल। थैंक यू वेरी मच।